हेलो, मैं ब्लेक्स हूँ और आज मैं बीएससीएस के रोड मैप के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा यूसीपी के फॉर 2025 के बारे में। ठीक है, तो आईटीसी ये पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात नहीं मैं करूंगा। ठीक है, अब मैं सेकंड सेमेस्टर में बात करता हूँ। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन या तो कर ली होगी या तो होगी होगी या उसके बाद वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, अब पीएफ प्री रिक्विजिट है आईटीसी का और डीएलडी प्री रिक्विजिट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। बहुत लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मुश्किल लग रही होती है, बट डीएलडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइप का सब्जेक्ट नहीं होगा। आपने ये बात याद रखनी है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे और समझने में बहुत आसान होंगे, बट ये इस सब्जेक्ट में मोस्टली बाइनरी मार्किंग होती है। अगर आपको बाइनरी मार्किंग का नहीं पता तो उसमें ये सीन होता है कि अगर आपने एक छोटी सी गलती की आपके पूरे मार्क्स काट देंगे। लेकिन वो क्वेश्चन इतना आसान होता है कि आप उसमें पूरे नंबर आराम से ले सकते होते हैं। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है ही नहीं है किस्म का। वैसे समझने के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो बहुत चीजें हैं थ्योरेटिकली समझने के लिए, बट ऐसा है ये सब्जेक्ट बहुत लोग एज लेकर भी आ जाते हैं बट उनको अंदर से थ्योरेटिकल पार्ट का बता भी नहीं होता, ना ही पढ़ाया जाता है। इतना इतना डिटेलिंग दी भी नहीं जाती। ठीक है, सारे मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। हमने बात नहीं रखनी। इंग्लिश टू में मैं इतनी बात करूंगा नहीं क्योंकि लैंग्वेज में टोटली टीचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको कौन से टीचर मिले। आपकी लक होती है तो सही, तो आपको इतना प्रेशर नहीं आता। कुछ टीचर्स होती हैं जो पढ़ाती अच्छा होती हैं बट मार्क्स अच्छे नहीं देती। कुछ होती हैं जो मार्क्स गंदे देते होती हैं बट पढ़ाती अच्छा होती हैं। तो ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। और ये भी हमारे टाइम पे पास स्टडीज था, आप लोगों के टाइम पे सिविक्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, पास स्टडी से मिलता जुलता ही होगा आई गेस। ठीक है, इन मैं मोस्टली टारगेट करूंगा जो सीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं या मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, और बाकियों को इतना ज्यादा टारगेट नहीं करूंगा। हाँ अच्छा, एलिमेंट्री अलजेब्रा में ये सीन है, कुछ लोगों के ना क्लैश आ रहे होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार हम एलिमेंट्री अलजेब्रा ना अगले समर में पढ़ लेंगे। वो सही चॉइस है। ठीक है, बट मसला ये आता है कि कभी के आगे जाके अगर उनकी चीजें चेंज होगी ना, सपोज वो एलिमेंट्री अलजेब्रा को 2 क्रेडिट आवर्स का कर दें या 1 क्रेडिट आवर का कर दें या कुछ चेंज कर दें। ठीक है, ये सब्जेक्ट रिमूव कर दें, आगे जाके उनकी नई पॉलिसी आ जाती है तो वो आपके लिए मसला क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही रहता है कि जिस सेमेस्टर का उस सेमेस्टर में गुजार लें, वरना आपको आगे जाके इशू मिल सकता होता है सेमेस्टर 2 में या सेमेस्टर 3 में। लेकिन समर पे ना छोड़ें। समर एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो आना पड़े जिसके अंदर सिर्फ आपको पास करना है, तो वो बहुत मतलब सही नहीं है। ठीक है, आप समर प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। आप कुछ रेस्ट कर सकते हैं, इवन रेस्ट करना भी बेहतर ऑप्शन है, या आप कुछ नया काम सीख सकते हैं। ठीक है, तो समर जाया ना करें। ये ना करें वो ये सब्जेक्ट अगर मैं समर में कर लूंगा, ठीक है, तो वो बुरी ऑप्शन होती है एक्चुअली में, स्पेशली इस तरह के सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपका क्लैश चल रहा है तो आप ट्राई करें। क्लैश आ रहा है तो आपको टाइमिंग नहीं सही मिल रही, तब ठीक है, तब आप अगले सेमेस्टर में भी दोबारा ट्राई करेंगे। अगले सेमेस्टर में नहीं मिलता फिर समझ लगा लें, फिर कोई इश्यू नहीं। अच्छा, पीएफ में ना, पीएफ प्रोग्रामिंग में ना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट में से आता है आईटीसी, पीएफ, ऊप, डीएसए। ये एक यहां तक आपकी प्रोग्रामिंग एक किस्म की कंप्लीट हो जाती है। तो पीएफ सबसे टफ में से आता है, ये हमने बात की। आप लोग बोलेंगे ओए ऊप टफ है, डीएसए टफ है, बट एक्चुअली में ना पीएफ सबसे टफ होता है। ओके, उसके बाद ऊप आ जाती है सेमेस्टर 3 में। ऊप बहुत लोग पीएफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, कह रहे होंगे यार, उनको हो रहा होगा यार हमने ऊप में अच्छे लेने, ऊप में अच्छे लेने। आपको बात ये याद रखने की जरूरत है, ऊप कोल दोनों प्री रिक्विजिट है पीएफ के, डीएलडी के नहीं है। ठीक है, कोल अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है ना, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी नहीं है, तो इसमें आप स्ट्रगल करते हैं। बट ओवरऑल ये है आसान सब्जेक्ट। जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है उनको तो ये बच्चों वाला सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, उनका भी दिमाग बीच बीच में काफी जगह पे यूज होगा और स्ट्रगल करेंगे, बट उनको ये मजे का सब्जेक्ट लगेगा। क्योंकि इसमें अगर आपकी प्रोग्रामिंग के लॉजिक आप इधर उधर से बना रहे हैं ना, आप मतलब एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लगा सकते। लो लेवल लैंग्वेज पे आप बात करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली होगी जो कंप्यूटर के ज्यादा पास होती है, और इसमें जो कोड होता है वो आपसे पढ़ा नहीं जाता। इसमें मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वो सारी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है, ब्लैक कलर की प्लेलिस्ट होगी असेंबली लैंग्वेज 8086 की। तो वो स्टार्ट से लेकर फाइनल तक की है। ऊप की भी प्लेलिस्ट पड़ी है, सी प्लस प्लस की पड़ी है, जावा की नहीं पड़ी है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले उनको डिफरेंट तरह देखना पड़ेगा। ऊप ओवरऑल आसान है। ऊप एक्चुअली आपको प्रिपेयर कर रही होती है डीएसए के लिए। ऊप में ना मोस्टली इंटरव्यू ज्यादातर क्वेश्चन में ऊप से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊप आपकी एक बेस बना रही है। अगर आपने डेवलपमेंट वाली साइड पे भी जाना होगा तो आपको ऊप का नॉलेज चाहिए चाहिए होता है। और ऊप में
ज्यादातर सिंटेक्स की चीजें होती हैं, लॉजिक कम होता है, सिंटेक्स की ज्यादा चीजें होती हैं, और प्रैक्टिसेस अच्छी रखी जाती है कि कौन सी प्रैक्टिस बेहतर समझी जाती है। ठीक है, 4 पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। लेकिन इसमें कोल थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, अगर आप इसको एंड टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो ये आपको बहुत घुमाएगा। और मल्टीवेरिएट कैलकुलस, अगर आपने अच्छी कर ली ना तो आपके आगे वाले मैथ्स के सब्जेक्ट में आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, बट अगर आपकी कैलकुलस वीक है ना तो आपको इसमें बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके लिए टफ होंगे, बट बाकी इसका कुछ इतना नहीं है। ऊप आपके लिए आसान होगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स लोग कह रहे होंगे यार ये मैथ का सब्जेक्ट, दो मैथ के सब्जेक्ट आगे तो मुश्किल होगा। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान सब्जेक्ट है, जिन्होंने जो प्री मेडिकल के भी है ना उनके लिए भी आसान होगा। इसके अंदर फॉर्मूले और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। बट ये सीन है कि सब्जेक्ट आसान होगा, आप इसमें इतना स्ट्रगल नहीं करेंगे। हाँ, इसमें हो जाता है कि इसमें गलती हो जाती है, आप पनिश बहुत ज्यादा हो जाते होते हो कि फॉर्मूला ये वाला पुट करना दूसरे वाला पुट कर दिया, ठीक है। तो ये, लेकिन ये कैलकुलस के टाइप का नहीं होगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, यही चीजें तंग करती हैं, ये आपको इवन करने के बाद ही भूल जाती होती हैं, तो ये चीजें इसके अंदर नहीं होंगी, तो ये बहुत आसान सब्जेक्ट होगा। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप मैंने पढ़ा था 6th में, तो आप लोग ये इधर पढ़े, वो टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप था, ये दूसरा सब्जेक्ट है। बट बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, तो ये भी टोटली टीचर पे डिपेंड करता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, तो ये भी 8th सेमेस्टर में हमें अलॉट हुआ, आप लोगों को 3rd में हो रहा है, तो ये 8th में हमें अलॉट हुआ है, तो इसका भी मैं कुछ खास नहीं बता सकता। डीएसए, डीएसए लैब आ जाती है, डेटाबेस, डेटाबेस और डीएसए आ जाती है, ठीक है। अब डेटाबेस ना बहुत मजे का सब्जेक्ट है, ये आसान होगा। आप बहुत आसान तो नहीं कह सकते, बट ये है कि ये आपको डेवलपमेंट वाली साइड पे बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो डेटाबेस का सीन आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। कोल में जिन्होंने स्ट्रगल की होगी ना, उनको पता होगा कि यार कोल मुश्किल है, तो डेटाबेस वो समझ रहे होंगे मुश्किल है, बट डेटाबेस मुश्किल नहीं होगा। डेटाबेस टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए आसान ही होगा, इसमें आपको क्यूरीज वगैरह लिखनी पड़ेंगी। बट डीएसए, हाँ, ऊप करने के बाद लोगों को लग रहा होगा यार उनकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, बहुत लोगों की अच्छी भी होगी, बट आपको ये बात रखनी, अगर आपने पीएफ में स्ट्रगल किया था ना तो आपको डीएसए में मसला आएगा थोड़ा बहुत, तो आपको डीएसए में थोड़ा करना पड़ेगा। और ये आप डीएसए की वीडियोस अगर आप ऑनलाइन देख रहे होंगे, वो डीएसए बेसिक से एडवांस तक जा रहे होते हैं। ये आपको सिर्फ कुछ पोर्शन बेसिक है, कुछ पोर्शन एडवांस का है, ठीक है। बट ये आपको डीएसए में इतना ज्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे ये तो डीएसए कराते ही नहीं, हाँ, डीएसए इन्होंने डिवाइड किया, कुछ डीएसए का पार्ट इधर है, कुछ डीएसए का पार्ट आगे सेमेस्टर्स में, कुछ उससे एआई में भी आपको डीएसए का पार्ट सिखा रहे हैं। ओवरऑल ये एंड पे आपको डीएसए सिखा देते हैं, बट बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते ताकि आप लोग ना करें। और लीनियर अलजेब्रा, मेरे अकॉर्डिंगली ना सबसे मैथ का सब प्रोबेबिलिटी के बाद ना मैथ का सबसे आसान सब्जेक्ट में से, तो इसमें आप इतना स्ट्रगल नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अच्छा इन्होंने फोर्थ में डाल दी, तो ये थियोरेटिकल होगा बहुत ज्यादा। ये पहला आपका मेरे ख्याल से ऐसे सीएस का सब्जेक्ट आएगा जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, थ्योरी और डायग्राम्स बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है ना वो चीजें मुश्किल हो जाती हैं, कुछ लोगों को थ्योरी नहीं पसंद होती। अब साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट किस में। आप दूसरों लोगों से पूछने के बजाय अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो यहाँ जाए। मैं हमेशा प्रेफर ये करूंगा, आपका शौक नहीं भी है ना तो आप बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जाएं, साइकोलॉजी वगैरह में ना जाएं, ठीक है। साइकोलॉजी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि आप पढ़ा के किसी को साइकोलॉजी नहीं सिखा सकते, आप साइकोलॉजी खुद रीडिंग करें, खुद चीजें ढूंढें, तो वो ज्यादा बेहतर समझ में लगती है। इस तरह ये जो आप है ना कि आप डेफिनेशंस रटते हैं या फिर वही एक पोर्शन का ये चीज रटते हैं, तो वो उस तरह आप साइकोलॉजी सिखा नहीं सकते, बिजनेस में नहीं सिखा सकते। बट बिजनेस की ये चीजें कि आप लोगों को आइडियाज दे सकते हैं कि यार बिजनेस में ये होता है, ये चीजें हो रही हैं, ये एग्रीमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो आप चीजें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं बिजनेस बिजनेस और बिजनेस सीएस की फील्ड से बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे जाके आपने जॉब भी करनी, जॉब में भी आप किसी के बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, अगर आपको बिजनेस की सेंस होगी, आपको पता होगा कि वो चीज क्या हो रही है अंदर, तो बिजनेस हमेशा इफेक्टिव रहेगा। हाँ, 5th सेमेस्टर में ओएस लैब है। ओएस लैब में अगर आपकी टीएफ वीक है तो ओएस में आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इसमें सारी गेम पॉइंटर्स की होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा मुश्किल सब्जेक्ट होगा। लैब में ना मोस्टली लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि लोग
ज्यादातर यूएसपी के ऊपर सरवाइव करने वाला फोर्थ सेमेस्टर के बाद से शुरू हो जाते होते हैं, ठीक है। वैसे तो सेकंड में भी शुरू होते हैं, बट इसमें बहुत ज्यादा लोग यूएसपी वगैरह यूज। तो लैब का, इसकी लैब का जो है ना, चैट जीपीटी से जनरेट नहीं होता। और बहुत कम लोग होते हैं जिनको ओएस अच्छे, सी सी पे आप काम करते हैं, बेसिकली सी लैंग्वेज पे, ठीक है। तो सी बहुत कम लोगों को अच्छी आती होती है, तो इस वजह से स्ट्रगल बहुत ज्यादा करते हैं। चैट जीपीटी आपको सही आंसर नहीं देता होता इसके, ठीक है। तो ये चीज भी है। तो इस सब्जेक्ट को आपने 7 साल लेके चलना, इसकी इसकी थ्योरी भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इसकी थ्योरी होगी थोड़ी मजे की। अगर आपको पढ़ाई का शौक है ना, तो इसके हिसाब से आपको मजे की होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे पढ़ोगे तो आपकी थ्योरी, इसकी थ्योरी आपके सर के ऊपर से गुजरेगी। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अच्छा ये फिफ्थ सेमेस्टर में ही है, वो कोई और था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, ये वही है कि थ्योरी बेस्ड और अगर आप डायग्राम्स को अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो 40% पोर्शन आपका कवर अप हो जाता है। एक इसका पोर्शन है डायग्राम्स वगैरह बनानी पड़ेंगी आपको, ये चीजें करनी पड़ेंगी। और एक 50% क्वेश्चन है जो थ्योरी वाला पार्ट है। तो इसका थ्योरी वाला पार्ट ना, वैसे ओवरऑल अच्छा है, ठीक है। ऑफिस लैंग्वेज आपको समझ लगती है कि यार ये चीज इस तरह काम कर रही है, प्रोजेक्ट का मॉडल कौन सा है, किधर क्या यूज करना है। बट यूनिवर्सिटी के कोर्स के अकॉर्डिंगली ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा वियर्ड लगता है, ठीक है। लेकिन है जरूरी सब्जेक्ट। मुझे तो पसंद नहीं आता, बट मेजोरिटी लोगों को ये पसंद आता है क्योंकि ये आसान होता है। अब आसान होने की वजह से रिलेटिव में नुकसान भी होता है, ठीक है, ये चीजें। डी डबल ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमने पहले कोई चीज कोडिंग, ये इसका कोडिंग से रिलेटेड नहीं, रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। एल्गोस के एनालिसिस से मतलब होगा। इसका मतलब ये डीएसए में आप रुकते हो ना ग्राफ वाले पार्ट पे, ग्राफ पे आके आपकी डीएसए स्टॉप हो जाती है। यहाँ आप ग्राफ के ड्राई रन करोगे, डायनामिक मेमोरी के ड्राई रन करोगे, जो बेसिकली आपने डीएसए में करनी थी, बट इतना आपको मैंने बताया ना, पूरी डीएसए कवर अप नहीं करते। तो वो वाला पोर्शन उसका इधर आ जाता है, उसको आप ड्राई रन करना सीखते हो। ये पूरा पेपर ड्राई रन पे होगा। ये ऐसा पेपर है, इसका सिलेबस अगर आप देखो, कोर्स आउटलाइन देखोगे ना, आपको समझ नहीं लगी होगी। लेकिन अगर आप इसका पेपर देखोगे, इंटरनेट पे इसको, इसका कंटेंट नहीं मिलेगा। मेरी वीडियोस हैं, और बट इंटरनेट पे आपको इसका कंटेंट नहीं मिलेगा। मेरी वीडियोस ना ओएस लैब और डी डबल ए के लिए मिड के बाद है। डी डबल ए की मिड से पहले वाली भी है, बट वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब वो हर टीचर के पढ़ाने का डिफरेंट अंदाज होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसमें अब इतना ज्यादा नहीं होगा। खैर, डी डबल ए में ना सीन ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा उस पे, ड्राई रन पे, ठीक है। रिकर्जन वाला ड्राई रन के फंक्शन के अंदर फंक्शन चला गया, स्टैक क्यू का हाथ सेट करना होगा। तो इस पे फोकस बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ये मैटर नहीं करता आप पहले सही थे या नहीं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे ना, इसका फाइनल होता है 50% का। मेजोरिटी लोग फेल हो जाते हैं, उनकी पहली पहली प्रॉप डी डबल ए की वजह से लगती होती है। तो ये टफ सब्जेक्ट होगा, लेकिन जो पढ़ने वाले उनके लिए आसान होगा। और उनके लिए टेंथ वाला भी होगा कि अगर एक छोटी सी गलती कर दी, आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। बाइनरी मार्किंग बेस्ड सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो फिफ्थ सेमेस्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू फोर्थ सेमेस्टर, तो आपको यहाँ थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। डी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये एमवीसी और कैलकुलस का मिक्सचर है, ठीक है। दोनों चीजें इसके अंदर होंगी, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको डेरिवेटिव्स वगैरह पे हाथ सेट करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये एमवीसी से थोड़ा सा आसान होता है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा आ जाती है, और वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो सॉल्वेबल होती हैं, ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही आपको उठा के रख दे देंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगी। तो डेरिवेटिव्स पे दोबारा हाथ सेट करना पड़ेगा। तो ये सेमेस्टर ओवरऑल ना काफी टफ हो जाता है अचानक से, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेटाबेस सिस्टम तो ये आसान है कंपेयर करेंगे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा आसान है। डीएसए भी वो प्रॉपर वाली डीएसए नहीं कराई, डीएसए में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, बट इन दी एंड ये सेमेस्टर आसान होता है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल सेमेस्टर है। अब इसमें वेब, मोबाइल, ये गेम डेवलपमेंट लेनी है, इमेज प्रोसेसिंग लेनी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरा एक्सपीरियंस कुछ सिलेक्टिव्स में ना था कि यार सब्जेक्ट अच्छा था, बट टीचर अच्छे नहीं मिले, ठीक है। तो हर किसी के पर्सनल ओपिनियंस होते हैं इसमें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यार इमेज प्रोसेस, अगर जो पढ़ने वाले हैं ना, इमेज प्रोसेसिंग ले, मैंने नहीं ली थी, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग आपको आगे जाके बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। मशीन लर्निंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू में जब इमेज प्रोसेसिंग की थोड़ी सी बात करेंगे, तो आपको चीज हेल्प करेगी। तो ये सब्जेक्ट आपके आगे फायदेमंद में रहता है। डेवलपमेंट बंदा खुद से सीखता है, ठीक है, खुद से सीख भी सकता है, कोई भी मसला नहीं होता। गेम डेवलपमेंट में ये सीन है, गेम डेवलपमेंट थोड़ा सा, जिन्होंने गेम्स खेली हैं, थोड़ा बहुत गेम का शौक है ना, तो उनको मजा बड़ा आता है सब्जेक्ट में। वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बहुत बोरिंग है, वो एचटीएमएल आपसे पेपर पे लिखवाते होते हैं, ऐसी भी चीजें करते हैं, ठीक है। तो वो टीचर पे भी डिपेंड करता है, टीचर आपका पेपर कैसे ले रहा है।
गेम, मोबाइल, वेब, तीनों के पेपर वो मोस्टली टीचर्स ना खुद बनाते होते हैं। तो इनमें टोटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। वेब की ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, तो आपको कब आपने सोचा होता है वेब पिक करेंगे तो आपको स्लॉट नहीं मिलती। मोबाइल एप्लीकेशन में टीचर्स कम है इनके पास, ठीक है। सर एहतशाम अच्छे हैं, तो ये सीन है। और बाकी गेम डेवलपमेंट का भी इनके टीचर्स काम है। मैंने गेम डेवलपमेंट ली थी, बट मैंने एक दिन मतलब थोड़े से लेक्चर्स में ही चीजें कवर अप कर ली थी। बहुत छोटा सिलेबस था, बट जो जिनको गेम डेवलपमेंट का शौक नहीं था उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी। ठीक है कि उनको चीजें नहीं पता लग रही। ऑनलाइन भी ना बहुत एडवांस गेम डेवलपमेंट का कंटेंट मिल रहा होता है, बहुत बेसिक वाला नहीं मिलता, तो इस वजह से थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उन्होंने कभी गेम्स भी नहीं खेली होती। ये तो अगर आपने गेम्स वगैरह, अगर आपने गेम में जाना है ना, तो आप एक यहाँ से अपना एक रूट करेंगे, गेम डेवलपमेंट, 3D, फिर आगे आगे उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े। ये ना करें कि यहाँ से ये पकड़ ली, वहां से वो पकड़ ली। मैंने इस तरह किया था, तो आगे जाके मैंने ही स्ट्रगल किया यार, इधर चीज से इधर चीज, इधर चीज से इधर चीज। तो आप एक अपनी डोमेन सोच लें, उसी डोमेन पे काम करें। अगर हमने एआई वाली साइड पे जाना है तो आप ये इसको इमेज प्रोसेसिंग को देख लें, अच्छा रहता है। बाकी एआई में ये नहीं कि वेब मोबाइल नहीं कर सकते, तो वो भी तो आपने डिप्लॉय करने के लिए चीजें कर सकते हो, ठीक है। वेब आपको आनी ही चाहिए, बेशक आप गेम में भी जा रहे हो तो आपको वेब आनी चाहिए। खैर, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। एआई, सीसीएन, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटेड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये दोबारा से, हाँ ठीक है। एआई लैब में ये सीन होगा, आप पाइथन सीखोगे, ठीक है। पाइथन एक हफ्ता पाइथन में लगाएंगे, एंड देन आप जो हमने ग्राफ वाले ड्राई रन किए थे ना, आ, वो बीएफएस डीएफएस वगैरह, उनके और काफी सारे एल्गोस जो आपने किए थे डीडब्ल्यू में, ड्राई रन किए थे, वो आप इधर इंप्लीमेंट करोगे पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन है तो आसान लैंग्वेज लिखने में, बट जब आप थोड़ा सा एडवांस वाली साइड पे जाते हैं ना, आपको ये उतनी ही मुश्किल होती है। जितनी आसान है उतनी आपको स्ट्रगल होती है। लैब में ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको लैब आसान लगेंगी, बट लैब आपको घुमा देती होती है बहुत जगह पे, ठीक है। लेकिन लैब भी टोटली डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रक्टर पे। कुछ सारे टीचर्स हैं जो आपसे बहुत मुश्किल लैब लेंगे, आपसे सॉल्वेबल नहीं होंगी। कुछ टीचर होंगे बस ऊपर ऊपर से गुजारने की करेंगे। लेकिन यह है कि इसका इसकी लैब बहुत टफ है, बट इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत आसान है। ये काफी आसान सब्जेक्ट में से आता है, अगर आप देखें ना, ये इतना मुश्किल नहीं करेगा। सीसीएन तंग करता है, सीसीएन की थ्योरी थ्योरी बहुत मुश्किल होगी। थ्योरेटिकल मेरे ख्याल से मेरे 8 सेमेस्टर में सबसे ज्यादा जो थ्योरी है ना, वो सीसीएन में आती है। इसकी थ्योरी मजे की है, बट एक सेमेस्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा है। वो आपसे एडजस्ट, मतलब आप पूरी सीख नहीं पा रहे होते, तो थ्योरी का पार्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। लैब इसकी स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगी, लेकिन आगे जाके आपको आसान ही लगेगी। लैब का कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। एआई की लैब स्टार्टिंग में आसान लगेगी, आगे जाके मुश्किल हो जाएगी। हाँ, बाकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लिटरली उसका सिलेबस अगर डिस्कस करना चाहें 4 दिन के अंदर कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट पिछले सब किसी सब्जेक्ट से लिंक, डिस्क्रीट से है लिंक, बट लिंक आप ये तो समझ लेंगे। आपको ये नहीं है कि डिस्क्रीट जिसकी बहुत अच्छी है तो वो टीओ में अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, सीन होगा। अगर आपने डिस्क्रीट नहीं भी पढ़ी ना, तो आप इस सब्जेक्ट को आराम से कर सकते होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें नहीं करेंगे मेहनत, मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 4 दिन में सिलेबस कवर हो सकते हैं। लेकिन वो ऐसा टॉपिक है, एक टॉपिक में ना 2 हफ्ते आप लगाओगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन की नेचर डिफरेंट होगी। इसका मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप 10 मिनट में कर सकते होंगे, लेकिन आपको पहली दफा करते वक्त 3 या 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत स्ट्रांग बाइनरी मार्किंग लगी। ये पूरे उसके कोर्स में ना, सीएस के कोर्स में सबसे स्ट्रांग बाइनरी कोर्स, मार्किंग वाला कोर्स है। इसमें एक छोटी सी गलती आपका पूरा पेपर खराब खराब 50% वो का फाइनल होता है। और टीओए में था ना कि चीजें थी कि यार आप गलती कर लोगे, बट बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जहां आपकी कम गलतियां होती है। टीओ में ऐसा नहीं है। टीओ में ऐसा होगा कि आप हर सब जो सवाल है ना बहुत आसान होगा करने में, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक स्टेट में आपकी मशीन खराब, ठीक है। तो डीडब्ल्यू में आपने थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा की होगी, और चीजें कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगा होगा। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना आपको चार शुरू से लेके मिड तक का 4 दिन से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। 4 दिन में आप कॉन्सेप्ट समझ सकते होते हैं, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी प्रैक्टिस साथ साथ ही रखना मजे का सब्जेक्ट है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये है कि लोग इसको मैथ का सब्जेक्ट समझ रहे होते हैं, बट ये आसान है, ठीक है। इसके अंदर ये बात होता है कि आप सही फॉर्मूला किसी जगह पे फिट करो,
ठीक है, ये उस तरह का डेरिवेटिव्स वगैरह नहीं इसके अंदर इश्यू होगा, तो ये इसको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी बिग डाटा, 3D और क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग का ना कॉन्सेप्ट बहुत मजे का है एक्चुअली में। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी, सर्विसेज के नाम बताने, सर्विसेज में आ, आप थोड़ा सा एक कीवर्ड गलत लिख दो ना, आपका सवाल वो आप टीचर, आप मोस्टली टीचर्स कहते हैं ये नहीं आपने ये लिखना था, ठीक है। तो ये चीज बुरी है। इसकी लैब्स भी ऐसी होंगी कि आप लैब्स समझ नहीं लगेंगी, ठीक है, वो आपको असाइनमेंट के तौर पे लैब्स मिलती हैं। मसला इसका सब्जेक्ट का ये है, मिड और फाइनल में आपको लिखना बहुत पड़ता है। 50 to 60 सर्विसेज थी, वो आपको सारी उनके नाम याद होने चाहिए, और वो नाम भी ना बड़े मिलते जुलते होते हैं, वो आपसे रट्टे नहीं मारे जाते। आप लोग कह रहे हो हाँ मैं थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छा, बट यहाँ के मेजोरिटी हमारी क्लास में बहुत ज्यादा थे। एक बच्चे ने पसंद नहीं किया था सब्जेक्ट को, दो सेक्शन बने तो दोनों ने नहीं पसंद किया था। तो ये आप देख लेना। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट मजे का, तो ये पर्सनल ओपिनियन पे भी जा सकता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन पे नहीं जाना, आपको जो सही लग रहा है। 3D ग्राफिक्स ये है, जो लोग गेम खेल के हैं मैं उनको हमेशा रिकमेंड करूंगा 3D ही पिक करें। बिग डाटा में अब ये सीन है, पाइथन के पांडास, नमपाई और इस तरह की लाइब्रेरीज यूज करने वगैरह की चीजें सीखते हैं, तो ये आपको आगे जाके जिन्होंने पाइथन में काम करना है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, और ये चीजें आ रही है, ठीक है। सीसी में ये सीन है कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन ना लोग समझ रहे होंगे ये टीओए की तरह मुश्किल होगा, बट नहीं, ये ओवरऑल बहुत आसान सब्जेक्ट है और छोटा सब्जेक्ट है, तो इसमें इतनी टीओ से आपको आपने इसको कंपेयर नहीं करना, ना इसका फाइनल 50% का है। प्री रेक्विजिट जरूर है, बट ये इसमें आप इतनी स्ट्रगल नहीं करते, ठीक है। अगर आपके सीएफजी वाला पोर्शन अच्छा था तो आप इसमें आराम से चीजें सीख पाओगे। इसकी वीडियोस भी ना शुरू से लेकर एंड तक मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है मिड तक ना 80% न्यूमेरिकल है, और वो बहुत आसान न्यूमेरिकल होंगे। मतलब आप पेपर से एक दो दिन भी पहले तैयारी करना शुरू करोगे ना, तो आप कर लोगे कवर अप। बट फाइनल में ना थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, तो फाइनल में आपको चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। 80% थ्योरी या 70% थ्योरी की, बाकी सारा न्यूमेरिकल होगा। तो ये चीज इसका सही है। बाकी ये जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है ना, ये एक्चुअली में ना मैथ के सबसे आसान सब्जेक्ट में से आता है। इसमें ये अगर आपके पास कैलकुलेटर पड़ा है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉर्मूला वाला कैलकुलेटर ले लें। कैलकुलेटर पढ़े ना, आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डाली, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज डाल के निकालने। जो कैलकुलेटर में सही वैल्यूज डाल लेता है ना, जिसकी ये गलती नहीं होती, उस वो 100% मार्क्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मिड से पहले थोड़े से डेरिवेट, हल्के से बेसिक डेरिवेटिव्स आएंगे, बट मिड मिड के बाद डेरिवेटिव्स भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वो सारा यही होगा, फॉर्मूला में डाल डाल के वैल्यूज निकालनी होगी, ठीक है। तो ये मैथ के सबसे आसान सब्जेक्ट में चाहते हैं, तो आप इसको देख लेना। बाकी एफआईपी की मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट्स को कवर अप कर रहा हूँ। टेंथ मैंने ओबीसी नहीं पढ़ा, बट मेरा टेंथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा था, ठीक है। बहुत मजे का सब्जेक्ट था और हमें मैम भी अच्छी मिली थी, तो ये चीज इसकी है। बाकी डाटा साइंस और मशीन लर्निंग का सिलेबस ना 70 to 80% मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो और पेपर भी काफी ज्यादा मिलता जुलता होता है। मशीन लर्निंग में ये था कि अगर आपकी एलए अच्छी है ना, तो आपको ये मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मशीन लर्निंग को पिक करें, ठीक है, अगर आपकी एलए आसान है। मैंने भी ये पिक किया था। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारे टाइम पे नहीं था, तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं कि क्या सीन है। अब मशीन लर्निंग पढ़ा भी सर वैस लोधी से, तो वो मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, मिड फाइनल में। असाइनमेंट क्विज़ में रिलैक्सेशन देते हैं, बट असाइनमेंट क्विज़ देते बहुत ज्यादा है, और वो आपको एटलीस्ट करनी जरूर पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि इन दोनों के टीचर्स ना बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, तो प्रेशर बहुत डालेंगे। बहुत सीनियर टीचर्स इनमें रखे होते हैं, इनमें कोई जूनियर्स नहीं होते, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लेके चलना चाहिए। बाकी 8th सेमेस्टर में खुद कर रहा हूँ, तो इसकी वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगा। ये थी, क्या होता है, सारी रोड मैप सीएस की। आई होप आपको इसमें से काफी चीजें समझ लग गई हों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।